अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सो नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसी रात थी ये, गमों में डूबी हुई उदास सी सोगवारी सी। उसके लिए तो ये रात अमावस की रात थी। चांद भी जाने कहाँ था, शायद उदासी की बाहों में बड़ा सिसक रहा था। अजीब काली घोर अंधेरी रात थी। उसने तो सुना था कि ये रात हर लड़की की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आती है, लड़की की ज़ात का फ़ख्र और उसका मान होती है। मगर उसके लिए इस रात में ऐसा कुछ न था। रॉकिंग चेयर पर झूलते झूलते नजरें उस शख्स पर पड़ी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था, हत्ता कि उसकी ज़ात का फ़ख्र भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके किस कदर सुकून से सो रहा था वो। उसने करब से आंखें भींच ली और जहन के पर्दे पर माजी की फिल्म चलने लगी। शौकत जाह के 3 बेटे थे, अकील जाह, शकील जाह और अदील जाह। अकील जाह के भी 3 बेटे थे, उमर, अली और उमैर। शकील जाह के 4 बेटे थे, ज़ुबैर, खुरम, शर्जील, नबील। अदील जाह की सिर्फ एक ही बेटी थी, आमरा। चूँकि घर में वो अकेली लड़की थी इसलिए घर भर की लाडली थी, हर किसी की आंख का तारा थी सिवाय शर्जील और नबील के। बाकी सब उससे बड़े थे, शर्जील भी उसका एज फेलो ही था। नवाब शौकत जाह और उनके बेटे अपने आबाई गांव की बड़ी सी शानदार हवेली में रहते थे। नवाब शौकत जाह की वफ़ात के बाद भी बेटों ने आबाई हवेली को ना छोड़ा। उमर, अली और ज़ुबैर शादीशुदा थे और बिजनेस करते थे। उमैर, खुरम, शर्जील और नबील पढ़ते थे। खुरम और शर्जील कराची में होते थे जबकि उमैर और नबील इस्लामाबाद में पढ़ते थे। आमरा ने हवेली की रवायत के बरक्स गाँव के एक करीबी स्कूल से मैट्रिक पास किया। उसने मैट्रिक पास करते ही ये ज़िद की कि वह लाहौर के किसी कॉलेज में दाखिला लेगी। चूँकि घर भर की लाडली थी इसलिए उसकी कोई बात टाल ना सका। उसकी तो ख्वाहिश थी कि हॉस्टल में रहेगी और हॉस्टल लाइफ की इंजॉय करेगी। मगर अकील जाह ने साफ इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ था कि वो अपनी नौजवान लड़की को यूं हॉस्टल में नहीं रहने देंगे। लाहौर में शौकत जाह की खालाजाद बहन की बेटी का घर था। वो आमरा के रिश्ते की फुप्पो लगती थी, सो उनके घर आमरा की क़याम का इंतज़ाम किया गया। उमैर और आमरा में शुरू से ही काफ़ी अनसियत और दोस्ती थी। जब वो लाहौर में जा रही थी तो उमैर बड़ा उदास नज़र आ रहा था। तुम्हारे बगैर तो मैं उदास हो जाऊँगा। तो तुम कौन सा यहाँ रहते हो, तुम तो इस्लामाबाद में होते हो, लेकिन जब मैं घर आया करूँगा तो तुम यहाँ नहीं होगी। बेहद दिल गिरफ्ता था, तो मैं भी आ जाया करूँगी। देखो हमें जहाँ वहाँ जाकर भूल ना जाना। उमैर ने कहा। उमैर BSc कर रहा था और फिर वो लाहौर आ गई। मैमूना फुप्पो के शोहर का इंतकाल हो चुका था। उनके सिर्फ 2 बच्चे थे। सबसे बड़ा बर्दाश्त अफरीदी, उससे सिर्फ 1 साल छोटी अज़मा की शादी हो चुकी थी और वो मुल्तान में रहती थी। बर्दाश्त था तो अज़मा से बड़ा, मगर अभी शादी नहीं हुई थी। बड़ी ग्रेसफुल और डिसेंट पर्सनैलिटी थी उसकी। हर वक्त या तो बिजनेस में मगर रहता या अपने कमरे में अलग थलग रहता। उस रोज़ वो लॉन में बैठी थी कि सामने दीवार पर 2 नीले तोते दिखाई दिए। वो उन्हें देखते देखते कहीं दूर निकल गई। आमरा, पता है मुझे ये नीला नीला आसमान बहुत पसंद है, पता है मुझे नीले तोते। उमैर चूँकि नीले रंग का दीवाना था इसलिए वो उसे नीला तोता कहा करती थी। मुझे तो हर नीली चीज़ बेहद पसंद है, जैसे नीला पानी, नीले फूल और तुम्हारी नीली झील से आंखें। वो कुछ शौक हो गया। और तुम्हारा ये नीला पेन। आमरा ने एक पेन फ़िज़ा में लहराया। अरे ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं कई रोज़ से इसे तलाश कर रहा था, मैंने तुम्हारे कमरे से उठाया था। वैसे यार पक्की चोर हो तुम। वो मुस्कुराया। क्या कहा? मैं चोर हूँ और तुम क्या हो? वो लड़ाका औरतों की तरह हाथ कमर पर रखे उसके मुकाबले आ खड़ी हुई। चोरनी के घर वाला। शरारत से उसकी पौनी खींची और अगले ही लम्हे वो वहाँ से भाग गया था। आमरा के लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। अरे आमरा बेटा, किस बात पर हंस रही हो? हमें भी बताओ। मैमूना फुप्पो ने आकर उसकी सोचों को मुंतशिर कर दिया। हाँ वो कुछ नहीं फुप्पो, बस ऐसे ही। वो टाल गई। उस लम्हे गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। फुप्पो खुल उठी। अस्मा पाची अपने बच्चों और मियाँ के साथ आई थी। उनका देवर खिजर भी साथ ही था। आंटी ये कौन है? पुरशौक निगाहें आमरा पर टिकाते हुए पूछा। आमरा को उसकी निगाहें अजीब सी महसूस हुई, चुभती हुई, बदन के आर पार होने वाली निगाहें। वो भतीजी है मेरी, रिश्ते के भाई की बेटी है, लाहौर पढ़ने आई है। ओह आई सी। वो मज़ीद तो कुछ नहीं बोला मगर उसकी नज़रें बहुत कुछ कह रही थी। आमरा ने वहाँ से हट जाना मुनासिब समझा। बाजी आपका नाम बहुत मुश्किल है, 7 साला असद ने कहा तो मुस्कुरा दी। अच्छा तो आप कैसा करें, मेरा नाम ही ना लिया करे। नहीं, मेरा दिल चाहता है आपको नाम से पुकारने को, असद के बजाय खिज़र ने जवाब दिया। अच्छा तो ऐसा करो, मुझे बाजी कह लिया करो। असद तुमसे कह रही हूँ। खिज़र ने कहा। जी मैं आपकी ही बाजी ही हूँ। ला हौला वला कुव्वता, मुझसे 3-4 साल तो छोटी होंगी आप। आमरा ने बहस ज़रूरी नहीं समझी और बच्चों को लेकर उठ खड़ी हुई। खिज़र अजीब दिल फेंक किस्म का लड़का था, अच्छा खासा डिसेंट नज़र आता था मगर उसकी आंखें बहुत मकार लगती थी। उस रोज़ भी वो किचन में खड़ी थी जब खिज़र ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। कौन? मैं हूँ। अंदाज शौकी से भरपूर था। कौन? खिज़र भाई। आमरा ने पहचान कर झटके से उसके हाथ हटाए। ये क्या बदतमीज़ी है? उसका अंदाज़ खिज़र के लिए मुतवक्का नहीं
देता। इसमें इतना गजबनाक होने की क्या बात है? खिज़र भाई, मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और प्लीज़ आइंदा मुझसे ऐसी बेहुदा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से चली गई जबकि खिज़र सर झटक कर रह गया। अस्मा बाजी 10 दिन। खिज़र भाई, मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, प्लीज़ आइंदा मुझसे ऐसे बेहुदा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से चली गई थी जबकि खिज़र से झटक कर रह गया। अस्मा बाची 10 दिन रहने के बाद वापस चली गई। जितने दिन में वो रही, खिज़र ने आमरा को तंग करके रख दिया। उसे नोट किया था कि बर्दाश्त को भी खिज़र कुछ पसंद नहीं, ज़्यादा पसंद न था। आप हमें याद करेंगी? कि जाते समय खिज़र ने उससे पूछा। जी नहीं, अव्वल तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। अगर आप याद आ भी गए तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ लूँगी। आमरा के इस जवाब पर करीब ही खड़े बर्दाश्त के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। अस्मा के जाने के चंद दिनों बाद ही पुप्पो की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा था। वो चूँकि वहाँ रहती थी इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आन पड़ी थी। बर्दाश्त से वैसे भी उसकी इतनी बेतकल्फ़ी नहीं थी। बर्दाश्त सारा दिन ऑफिस में और फिर हॉस्पिटल में रहता, सिर्फ रात को सोने के लिए घर आता तो आमरा रात के वक्त पुप्पो के पास हॉस्पिटल में होती। पुप्पो के लिए परहेज़ी खाना भी वो खुद तैयार करती थी। बर्दाश्त भाई, खाना लाऊं आपके लिए? वो अभी ऑफिस से लौटा था, शायद बहुत थक गया था। बर्दाश्त ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। शायद वो अभी नहा कर निकली थी। हल्की गुलाबी रंग के लान के सूट में वो और भी खिली हुआ गुलाब का फूल लग रही थी। लंबे घने स्याह बाल पुष्प पर बिखरे हुए थे जिनसे कतरा कतरा पानी टिपक रहा था। हाँ, वो एक कप चाय अगर मिल जाए तो, उठते हुए बोला। आमरा तेज़ी से मुड़ी। बर्दाश्त के सीने से टकरा आ गया। आगे बढ़ना चाहा मगर ये क्या, लंबे बालों की एक लट बर्दाश्त की शर्ट की बटन से अटक गई थी। ये सूरत हाल बर्दाश्त के लिए भी खजालत अमीज़ थी। वो भी हलचल से खड़ी हुई बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर बाल कुछ इस तरह से अटके थे कि कोई सिरा ही हाथ ना ही आ रहा था। मिलाकर बड़ी मुश्किलों से बाल आज़ाद हुए और बिना बर्दाश्त की जानिब देखे किचन की तरफ चली गई। बर्दाश्त भाई, आपने मुझसे पेन लिया था? उसने झिझकते हुए कहा। अगर वो उमैरा का दिया हुआ पेन ना होता तो वो कभी इतना दर्द न करती। ओह, वो पेन, आई एम सॉरी आमरा, वो तो शायद कहीं गुम हो गया है। क्या? वो सिर्फ इतना ही कह सकी। डोंट वरी, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। बर्दाश्त के कहने पर वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो दी। उमैरा, वो जो तुमने मुझे पेन दिया था ना, वो कहीं गुम हो गया। क्या आमरा, तुम इतनी एक निशानी ना संभाल सके? अरे मेरे नीले तोते, रोते क्यों हो? ये तो रहा तुम्हारा पेन। वो खिलखिलाई और पेन उसके सामने कर दिया। आमरा, अंदर सा मजाक न करना। मैंने ये पेन बड़े खलूस से सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा था। अगर तुमने उसकी हिफाजत ना की तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझसे रत्ती भर दिलचस्पी नहीं। हाय अल्लाह, तुम्हारा तो दिल भी तोते जितना है। उमैर की बात याद आते ही उसके आंसू में भी रवानी आ गई। अगले 2 दिन तक वो उदास रही। वो उस वक्त अंदर बैठी थी जब उमैर की चहकती हुई आवाज़ पर वो चौंक गई। सरप्राइज़! अरे नीले तोते तुम! वो खुशी से उछल पड़ी थी बिना किसी इत्तला के। बस सोचा तुमको सरप्राइज़ तो इस्लामाबाद से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। काफ़ी देर वो बातें करते रहे थे। वो उमैर, एक बात कहूँ मगर वादा करो मुझसे नाराज़ नहीं होगे? अरे तुम कहो तो सही। वो ना तुम्हारा पेन गुम हो गया। इस बार तो मुझे ट्रैप नहीं कर सकती। तुम ये मजाक पहले भी कर चुकी। ये मजाक नहीं है आमरा, तुम बहुत लापरवाह हो। वो उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। खुदा हाफिज़। वो चला गया। आमरा को रोना आ गया। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते थे वो दोनों। बच्चों की सी बातें, बच्चों के शौक खुलूस और पाकीज़ की दोनों के तल्लुक में कूट कूट कर भरी थी। आमरा, तुम्हारा फ़ोन है। बर्दाश्त का कार्डलेस से थमा कर उसे खुद बाहर निकल गया। मेरा फ़ोन? कौन हो सकता है? हेलो, क्या हाल है भाई? दूसरी तरफ उमैर था। तुम नीले तोते, मेरी याद कैसे आ गई? वो चहकी। बस देख लो, इस रोज़ तुम मुझसे नाराज़ होकर चले गए थे। नहीं तो वो तो बस मैं तुम्हें आजमा रहा था। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें पता है मैं सारी रात रोती रही हूँ। तुम रोती भी हो? शरारत से पूछा। उमैर के बच्चे कब हुए? वो भी अव्वल नंबर का ढीठ था। तुम्हें शर्म तो नहीं आती? मैं तो लड़का हूँ, शर्म तो लड़कियों को आती है। वैसे यार एक बात तो बताओ, तुम मुझसे क्यों नहीं शर्माती? बकवास बंद करने लगे हो? बकवास बहुत करने लगे हो। अच्छा, मैं फ़ोन रख दूँगी अगर ऐसी वैसी कोई बात की तो। धमकियाँ में इस लहजा। यार अभी वक्त तो आने दो ऐसी वैसी बातें का। मैं मुस्कराया। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। पुप्पो हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गई थी। चंद दिनों से बर्दाश्त कुछ देर से घर आया था। पुप्पो तो दुआओं के ज़रिए असर जल्दी सो जाती थी और वह काफ़ी देर तक जागती रहती। बर्दाश्त भाई, खाना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बर्दाश्त उसका कंधों से जकड़ लिया और दीवार के साथ लगा दिया। एक हाथ दीवार पर रखा और ज़रा सा करीब है। तुम मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करती हो? जी वो हरासा होगी। दूसरा, वो भी कुछ बदला सा लग रहा था। जब किसी और ने मेरे परवाह नहीं की तो फिर तुम कौन होती हो मेरे लिए इतनी फ़िक्रमंद होने वाली? अजीब मोहब्बत में बातें कर रहा था, फिर उसे छोड़कर अपने कमरे में चला गया। आमना सहम कर आएगी। बर्दाश्त का रूप उसे खौफसदा कर गया था। पुप्पो की तबीयत कुछ असंभली तो उसने भी शुक्र किया, सांस लिया और फिर से अपनी पढ़ाई में जत गई। अस्मा के ससुर का इंतकाल हो गया था और बिल्कुल एमरजेंसी में पुप्पो को वहाँ जाना पड़ गया। बर्दाश्त शहर से बाहर क्या हुआ था? आमरा का सुबह पेपर था। घर में माली, चौकीदार, बावर्ची और ड्राइवर उसकी बीवी घर पर थी। पुप्पो ने साथ वाली बुआ को भी घर बुला लिया था कि आमरा के साथ रहे।
आमरा के पेपर ना होते तो वो उसे अपने साथ ले जाती या उसके गांव भिजवा देती, मगर मजबूरी थी, वो कैसे पेपर छोड़ सकती थी। फूफो ने बेशुमार नसीहतें करके चली गई थी। उसे डर तो महसूस हुआ, मगर बुआ और चौकीदार की बीवी की मौजूदगी में तसल्ली रही। बुआ बूढ़ी हो रही थी, जल्दी सो गई। चौकीदार की बीवी अपने क्वार्टर में चली गई। वो कुछ देर तक तो पेपर की तैयारी करती रही, फिर पानी पीने के लिए उठ खड़ी हुई बाहर आ गई। उसे आहट सुनाई दी तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते खिड़की में से किचन के अंदर झांका तो बर्दाश्त को देखकर हैरान हुई। वो बर्फ़ के क्यूब्स ग्लास में डाल रहा था। अरे बर्दाश्त भाई, आप कब आए? हूँ, अभी कुछ देर पहले। तुम सोई नहीं? बस सोने में ही जा रही थी। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ नहीं, तुम जाओ सो जाओ। बर्दाश्त के कहने पर वो अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद उसे याद आया कि फूफो कह के गई थी कि जिस वक्त भी बर्दाश्त है या उसका फ़ोन आए तो उसे फ़ौरन मुल्तान को फ़ोन करने को कहे। इसलिए वो बर्दाश्त के कमरे में चली। दस्तक देने पर मध्यम सी आवाज़ उभरी, यस। वो बर्दाश्त भाई, वो अंदर जाते हुए चिचकी थी। वो बिना शर्ट के बिस्तर पर नीम दराज था और हाथ में किसी किस्म का मशरूब था, शायद पेप्सी। आमरा ने सोचा क्या है। वो नीम गनूदगी के आलम में था। वो दरअसल फूफो कह के गई थी। क्या उन्होंने बर्दाश्त के धीरे से आंखें खोली और फिर देखता चला गया। सुर्ख और स्याह इम्तिजाज के सूट में उसकी गोरी रंगत फटी पड़ रही थी। सर्दी की तमासिया से सुर्ख होते होंठ और गाल, नीली छील से आंखें और गिनहरी पलकें। बस यही वो लम्हा था जिसने सारी बसात ही पलट कर रख दी। बर्दाश्त के लिए उस कोमल सी लड़की पर काबू पाना कोई मुश्किल काम नहीं था। कहाँ वो दो हेकल आहनी वजूद का मालिक मजबूत मर्द और कहाँ वो नाजुक अंदाम छोटी सी लड़की। सारी बेकार गई, क्योंकि वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि दरिंदा था। अचानक किस वक्त वो रोते रोते बेहोश हो गई थी। सुबह जब बर्दाश्त हवासों में लौटा तो उसका नाजुक वजूद पूरी तरह उसके शिकंजे में था। वो झटका खाकर पीछे हटा, कुछ देर सूरत हाल को समझने की कोशिश करता रहा। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया मुझसे? रात के मंजर मनासर फिल्म की तरह उसके जहन में घूमने लगे। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों मैं एक मासूम लड़की से उसकी मासूमियत छीन ली? वो रो देने को था। कुछ देर उसे अपने हवास बहाल करने में लगे, फिर और वो स्लीपर पैरों में डालता उठ खड़ा बाहर आ गया। तमाम मुलाजमीन अभी तक अपने क्वार्टर्स में थे। बुआ भी अभी तक सो रही थी। वो दोबारा अपने कमरे में आ गया। पानी के गिलास भरकर आमरा के मुंह पर छींटे मारे, मगर वो होश में ना आए। फिर अपना हाथ मजबूती से उसके नाक और होंठों पर रखा। कुछ ही देर बाद वो होश में आ गई और फटी फटी आंखों से भी उसे और अब भी कभी छत को घूरने लगी। वो नजरें चुरा गया। आमरा, आर यू ऑल राइट? अचानक इस दिल से वो पूछ रहा था। हालांकि पता था कि वह दुरुस्त हालत में नहीं थी। इतना बुरा हादसा हो गया था उसके साथ। वो उसके लिए जूस ले आया। उठो ये पी लो। बर्दाश्त ने उसे उठाया। आमना ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। एक एक बात याद आने लगी। अपने अजीम नुकसान का एहसास होते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया था। बोल, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों किया तूने जुल्म मेरे साथ? दरिंदे जालिम, दूर हो जा मेरी नज़रों से। नफरत है मुझे तुझसे। उसका गिरेबान पकड़कर जला दी, तमांचों से उसका चेहरा सुर कर दे। बर्दाश्त खामोश खड़ा रहा। बिलाखिर वो खुद ही थक कर किसी टूट शाख की तरह बिस्तर पर बैठाएगी। आमरा देखो, अपने आप को संभालो, इस तरह तो तमाशा बन जाएगा। अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करो। वो समझा रहा था। आमरा उस पर एक दर्दीदा निगाह डालकर बाहर निकल गई। सारा दिन अपने कमरे में गुजार दिया। बर्दाश्त सुबह से ही ऑफिस के लिए निकल गया था। वो सारा वक्त अपने कमरे में रोती रही थी। ऐसी ज़िंदगी से मौत ही बेहतर थी। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। वो यही सोचकर दीवानों की तरह दौड़ते हुए ऊपर छत पर चली गई। इरादा था कि छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेगी। अभी आगे बढ़ने ही लगी थी कि जब किसी ने उसका बाजू थाम लिया। आमरा ने मुड़कर देखा तो बर्दाश्त को मौजूद पाया। बर्दाश्त इत्तफाकन उसी वक्त घर आया था और उसे यूँ दीवानावार छत की तरफ जाता देखकर फ़ौरन उसके पीछे आया था। छोड़ो मुझे, मर जाने दो मुझे। वो अपना आप छुड़ाने के लिए मचल रही थी। आमरा, पागल हो मत बनो, होश में आओ। बर्दाश्त ने उसे झंझोड़ा, मगर जब वो किसी तरह काबू में ना आई तो एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो एकदम सन्नाटे में आ गई और फिर वहीं बैठकर रोने लगी। बर्दाश्त ने बड़ी परेशानी से उसे बालों में हाथ फेरा। सुनो आमरा, जो हुआ उसे ख्वाब समझकर भूल जाओ। अपनी ज़ुबान पर कफल लगा लो। अगर किसी को बताओगी तो नुकसान उठाओगी। उसे समझाने लगा। अभी कुछ और नुकसान होना बाकी है। रोते रोते सर उठाया। वह नजरें चुरा गया। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। आप मेरे घर को फ़ोन कर दीजिए। मेरे घर वालों से कहें कि आकर इस जिंदा लाश को ले जाए। रोते रोते उसकी आवाज़ फटने लगी। बर्दाश्त का दिल कटने लगा। वो उसे लेकर नीचे आ गया और अगले ही लम्हे वो हवेली के नंबर डायल कर रहा था। उफ़, कैसी क़यामत थी। वो आईने से भी नजरें चुराने लगा था। आमरा का हुस्न ही ऐसा था, तौबा शिकन था कि किसी भी ज़ाब्ता का ईमान ख़राब कर सकता था। जब रात की तन्हाई हो और मर्द औरत के दरमियान कोई पाकीज़ा रिश्ता भी हायल न हो तो मर्द को हैवान बनते हुए देर नहीं लगती। वो अपने आप को इस किस्म के बहलावे दे रहा था, मगर दिल को करार नहीं था। जब से आमरा गई थी वो मुसलसल अंगारों पर लौट रहा था और सांसें गुनाह खून बनकर रगों में दौड़ रहा था। बिलाकर उसने एक फ़ैसला कर ही लिया था। ममूना के आते उससे बात कर ली थी। वो, अम्मी, मैं आमरा से शादी करना चाहता हूँ। शुक्र है बेटा, तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आई। मुझे भी वो बच्ची बड़ी पसंद है। ममूना खिल उठी थी। कुछ ही दिनों बाद वो पोरसा लेकर हवेली जा पहुँचे थे। इधर आमरा का ये हाल था कि जब से आई थी एक चुप सी लग गई थी। वो किसी को भी अपने ऊपर
होने वाले जुल्म का बता नहीं सकी। बर्दाश्त का प्रपोजल आया था तो घर वालों ने कुछ पशोपेश के बाद हाँ कर दी। घर के लड़कों में अभी कोई भी शादी करने की पोजीशन में ना था, क्योंकि सब पढ़े थे, जबकि महरीन जहाँ आमरा की वालदा मस्जिद थी। उनकी ज़िंदगी में ही बेटी की शादी कर दी जाए। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। एक माह के अंदर अंदर सब काम हो गए। उमैर को जब ये आमरा की शादी का इल्म हुआ था, उसने इस्लामाबाद से घर आना कम कर दिया था। आमरा का तो गोया एक खामोश बुत का सा हाल था। जिस वक्त बारात के आने का शोर उठा तो तमाम लड़कियां बाहर चली गई और वो कमरे में अकेली रह गई। खुश हो? उमैर ने पूछा। उसने बदकत तमाम गर्दन इस बात में हिला दी। उमैर के दिल में एक ठेस सी उभरी। ये मैंने किसी और के मौके लिए रखा था, मगर शायद वो मौका मेरी किस्मत में ही नहीं था। उमैर ने एक मखलमी डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया और ख़ुद उठकर बाहर चला गया। आमरा ने खोल कर देखा तो उसमें फ़िरोज़े की जड़वा गंगन थे। शिद्दत गम से उसने आंखें फेंच ली और फिर वो वक्त भी आ गया जब उसे विदा कर दिया गया। लाहौर से उनके गाँव का 3 घंटे का फासला था। रुखसती होते ही वो लोग लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। शादी चूँकि 3 के वक्त होती थी, इसलिए वो तकरीबन 5 बजे लाहौर पहुंचे थे। इस कदर भारी जेवरात और कामदार शरारे कि मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठे बैठे उसकी गर्दन अकड़ गई थी। 1 घंटे आराम करने के बाद ब्यूटिशियन आ गई, जिसने बड़ी महारत से उसको तैयार कर दिया। मैमूना के इकलौते बेटे की शादी थी। घर में बेहद रौनक लगी हुई थी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद अस्मा कमरे में बैठा कर चली गई थी। बर्दाश्त उसके करीब बैठ गया। इरादा हाथ थामने का था, मगर वो झटके से दूर हटी थी। मुझसे दूर रहिए बर्दाश्त अफरीदी, ये अरूसी रूप आपके लिए नहीं सजाया गया। आमरा प्लीज़, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, मुझे माफ़ कर दो। ना, माफ़ी कभी नहीं, मैं मर कर भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज़, मैं बहक गया था, मैंने बहुत से दिन पछताने में गुजारे हैं। वो वाकई शर्मिंदा था जब भी माफ़ी मांग रहा था, वरना माफ़ी मांगना बर्दाश्त अफरीदी की खिसलत में ना था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, समझे आप? और ये कान खोलकर सुन ले, मैं आपको शोहर तस्लीम नहीं करती। मेरी नज़र में आपकी वक़्त महज एक लुटेरे की सी, और अगर आपने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो याद रखेगा, मैं खुदकुशी करने से भी तरेक नहीं करूँगी। वो बेहद कठोर और नखवत भरा लहजा था। बर्दाश्त चुप हो गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी आमरा से होगी। सफ़र की थकान की वजह से वो जल्दी सो गया था, जबकि आमरा ने सारी रात रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए अपना तुल्ख माजी याद करने में गुजार दी थी। हाल में लौटते ही उसकी नज़र बर्दाश्त पे पड़ी। ये शख्स जो वाजिब उल्तल था, अगर उसके इख्तियार में होता तो वो इसी वक्त उसका खात्मा कर देती। शादी, वलीमा, दावतें सब कुछ ख़त्म हो गया। 2 माह होने को आए थे, मगर वो इसी तरह बेगाना थी। अलबत्ता दुनियादारी वो दोनों बहुत अच्छी तरह निभा रहे थे। जुबैर भाई का बेटा पैदा हुआ था और वह हवेली में जश्न का इंतज़ाम किया गया था। वो शादी की पहली बार गाँव में जा रही थी। भाई, तुम तो पिया देश जाते ही सबको भूल गई। भाभी ने शिकवा किया। लगता है बर्दाश्त भाई की संगत में हमने मेके वालों की याद ख़त्म कर दिया। दूसरी भाभी के कहने पर वो फीकी सी हंसती। बर्दाश्त बिस्तर पर नीम दराज था, जबकि वो काफ़ी देर से तैयार हो रही थी। ब्राइट कलर के सिल्क की कामदार साड़ी के साथ फिरोज़ का जुड़वा जेवर और बालों को जूड़ा बनाए वो बेहद हसीन लग रही थी। बर्दाश्त ने बड़ी गहरी नज़रों से उसका जांचा। वो तैयार होकर बाहर निकलने लगी तो बर्दाश्त ने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया। उसने हैरत से गर्दन घुमा कर देखा। उन 2-3 माह के दौरान उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। वो पल्लू छुड़ाने लगी तो बर्दाश्त ने एक झटके से अपने सीने पर गिरा लिया। डरती हो मुझसे? डरती नहीं हूँ, नफ़रत करती हूँ। वो बेहद गुस्सा साफ गोई से बोली। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम पर जायज़ हक़ रखता हूँ, पर फिर ये दूरी मायने आप अपना जायज़ हक़ नाजायज़ तरीके से वसूल कर चुके हो। उठ खड़ी हुई। किस ज़माने की बात करते हो? दिल जलाने की बात करते हो? जाने आज वो किस मूड में था। वो खड़ा हो गया और उसे इशारों से थाम कर अपने मुकाबिल करते हुए शेर पड़ा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बर्दाश्त ने उसे छोड़ दिया। आने वाला उमैर था। वो आप दोनों को नीचे अम्मी बुला रही, तुम चलो हमारे। वो धीरे से मुस्कुराई। दुनियादारी अच्छी कर लेती है। उमैर के जाने के बाद बर्दाश्त ने कहा, क्या मतलब? वो तंग कर बोली। मतलब ये कि सबके सामने बैठी मीठी मीठी मुस्कुराहट और तन्हाई में नफरत की बात है। बर्दाश्त धीरे से हंसा और फिर उस पर झुककर शायद पहली बार अपना भरपूर इस्तेहाक इस्तेमाल किया। वो महज फड़फड़ा कर रह गई और तड़प कर उसके हिसार से निकली। मुझे नफरत है आपसे, शदीद नफरत, समझे आप? वो तेज़ी से बाहर निकल गई तो वो भी पीछे हो लिया। वो 1 हफ़्ता गाँव में रही थी और उसके 1 हफ़्ते के दौरान शायद एक बार भी उसकी उमैर से कोई बात नहीं हुई थी। सुनो, उमैर के पुकारने पर वो पलटी। कुछ ही देर बाद उसकी रवानगी हुई थी। अरे उमैर, कहो क्या बात है? वो मुस्कुराई। तुम वाकई इतनी खुश हो या पोज करती हो? वो बला का चेहरा शनास था। क्या मतलब? वो तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एक लम्हे को गड़बड़ा गई। आमरा, तुम बेवकूफ़ तो ना थी? फिर ये सब क्यों? दिल का दर्द लहजे में समा गया। मैंने तो कभी तुमसे ऐसी बात नहीं की थी। बोलो, क्या मैंने कभी तुमसे कोई वादा किया था कि कस्में खाई थी? आमरा, तुम तो उमैर प्लीज़, मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ, किसी की बीवी हूँ। आयदा मुझसे इसके बारे में कोई बात ना करना। वो चली गई और उमैर वहीं खड़े का खड़ा रह गया।
وہ واپس لاہور آ گئے تھے۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ عامرہ اگر تم چاہو تو کالج دوبارہ سے جوائن کر سکتے ہو۔ برداشت نے ایک بار پھر سے آفر دی تھی تو وہ نخوہ سے سر جھٹک کر آئے گی۔ بہت شکریہ آپ کا عامرہ، تم کب تک مجھ سے یوں دور رہو گی؟ جب تک میرے جسم میں ایک رمق جان بھی باقی ہوگی، وہ چیخ کر بولی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم پر اپنا حق زبردستی نہیں جتا سکتا؟ زبردستی تو آپ کر چکے ہیں، مزید کچھ باقی بچا ہے؟ لیکن عامرہ مجھے کچھ نہیں سنا، آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ کمبل تان کر لیٹ گئی اور برداشت تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کس طرح گزرے گی زندگی؟ آخر کس طرح میں اس نادان لڑکی کے دل سے میل صاف کر پاؤں گا؟ اوہ میرے خدا! وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ عامرہ تم نے امی کو بتایا ہے؟ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی کہ برداشت اس کے سر پر آ کھڑا۔ کیا بتایا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں تم سے، آخر کیا ضرورت تھی گزری باتوں کا ذکر کرنے کی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جھوٹ مت بولو، اگر تم نے نہیں بتایا تو پھر امی کو کیسے پتہ چلے کہ ہمارا یہ بندھن زبردستی کا بندھن ہے؟ میں نے کچھ نہیں بتایا کسی کو۔ وہ رخ موڑ گئی۔ پھر امی کو کیوں کہہ رہی ہو مجھے کہ میں گناہ گار ہوں؟ برداشت نے اس کے شانوں سے جکڑ کر اس کو رخ اپنی طرف کیا۔ واٹ؟ اب کا مطلب ہے؟ ہاں امی کو سب معلوم ہو گیا۔ نہیں اب جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو خدا کے لیے برداشت میرا گھر گھونٹ دیجیے، میں امی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی تھی۔ امی کو پوری بات کا علم تو نہیں ہے، مگر تھوڑا تھوڑا شک ضرور ہے، شاید چوکیدار کی بیوی یا اس بوا نے اس سے کچھ بھانپ لیا تھا۔ ان دونوں تم حرکتیں بھی تو بہت عجیب سی کر رہی تھی۔ آپ امی کو کسی بھی طرح اس بات کا علم نہ ہونے تھے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اسی شانے پر سر رکھ کر رو دی۔ یہ لڑکیاں بھی صدا کی بے وقوف ہوتی ہیں، جو دکھ دیتا ہے اسی کے وجود میں مدد تلاش کرتی ہیں۔ ایزی میری جان، اگر انہیں اس بات کا علم بھی ہو گیا تو اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اوکے؟ برداشت نے تسلی دی تو چھچک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس روز کمرے کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر داش کی پرانی ڈائری لگی۔ عامرہ نے کھول کر دیکھا تو بس دیکھتے ہی چلی گئی۔ پتہ چلا کہ وہ اس قدر آزار کیوں بتا رہتا تھا کہ سائرہ کے نامی لڑکی سے محبت میں دھوکہ کھایا تھا۔ دوسرے اس نے اپنی ڈائری میں اپنے والد کا ذکر جہاں بھی کیا تھا بڑی حقارت سے کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ عیاشی فطرت کا شخص تھا۔ میمونہ کو کبھی اپنے شوہر سے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی۔ برداشت ہمیشہ باپ کی شفقت سے محروم ہی رہا تھا۔ عامرہ نے ڈائری بند کر دی۔ ایسے ہی اس نے بیڈ روم فریج کھول کر دیکھا جسے اس نے ہمیشہ لاک پایا تھا۔ آج جانے کیسی کھلی رہ گئی تھی۔ فریج کھولتے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اف، تو وہ یہ سب بھی استعمال کرتا ہے۔ اس نے فریج بند کر دیا۔ اسے اب معلوم ہوا تو برداشت جو مشروب بیشتر استعمال کرتا تھا وہ جیسے پیپسی سمجھتی تھی وہ کچھ اور تھا۔ اسے اب کائی آنے لگی۔ رات کو برداشت آئے تو عامرہ نے بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا پہلی بار دیکھا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ عامرہ گڑبڑا کے نظروں کو زاویہ بدل کر گئی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ برداشت کافی دیر ٹی وی دیکھتا رہا۔ عامرہ کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بیڈ روم فریج کھول کر پیپسی کی بوتل نکالی۔ ابھی گلاس بھرا ہی تھا کہ عامرہ اٹھ گئی اور لپک کر اس کا گلاس سی لیا۔ تم جاگ رہی ہو؟ ہاں، صرف یہی نظارہ دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھ لیا نا، لاؤ یہ دو مجھے۔ برداشت اس کے ہاتھ سے گلاس لینا چاہا۔ نہیں، میں یہ زہر آپ کو نہیں پینے دوں گی۔ عامرہ نے گلاس فرش پر ڈال دیا۔ پورے کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی۔ کیوں نہیں پینے دو گی؟ تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ ہاں وہ استضائیہ انداز میں ہنسا۔ جس رشتے کو تم نے دل سے قبول نہیں کیا، پھر اس کے تحت اتنا حق کیوں جتا رہی ہو؟ تمہیں کیا میں یہ زہر پیوں یا نہیں؟ وہ تلخ ہو گیا۔ عامرہ کیا کہتی چپ رہ گئی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو پی کر میں چند لمحوں کے لیے ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیتا ہوں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بات ہے جو اس کو پی کر انسان بہک جاتا ہے، اچھے برے کی پہچان کھو دیتا ہے، اور میں تو بہت بہکا ہوں اور بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ وہ خود کلامی سے انداز میں بولا۔ اس لیے تو اسلام نے ہر قسم کے نشے سے دور رہنے کا حکم دیا، کیونکہ نشے کر کے انسان اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتا۔ نشے میں وہ عورت کی عزت کرنا نہیں چاہتا۔ عامرہ کو وہی خونی رات یاد آ گئی جس نے اس کے سب کچھ چھین لیا تھا۔ آپ یہ عادت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اچانک اس جذبے کے تحت وہ کہہ گئی۔ کس کے لیے چھوڑ دوں؟ ہاں بولو، کون ہے میرا اپنا؟ سبھی تو بیگانے ہیں، سب نے مجھے دھوکہ دیا، کیا کروں میں؟ مجھے نفرت ہے اس زندگی سے۔ اس کے دل کی تلخی زبان پر آ گئی تھی، حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ عامرہ نے کچھ جواب نہ دیا اور جواب نہ بنا تو کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ عامرہ بیگم، حق اس چیز پر جتایا جاتا ہے جس دل سے اپنایا جائے۔ استحقاق اس چیز پر اچھا لگتا ہے جو اپنی ہو، اور میں بقول تمہارے صرف ایک لٹیرا ہوں اور بس۔ وہ مسلسل طنز کے نشتر برسا رہا تھا۔ عامرہ کی آنکھوں سے سیل رواں بہہ رہے تھے۔ ایک بھٹکا ہوا گمراہ شخص اس کا شوہر ہوگا، ایسا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ برداشت چند دنوں کے لیے لاہور سے کراچی گیا تھا، شاید بزنس کا کوئی کام تھا، مگر 2 ہفتے گزر گئے تھے، وہ آیا نہ ہی اس کا کوئی خط، ٹیلی فون وغیرہ۔ میمونہ بے حد پریشان تھی۔ عامرہ کا دل بھی عجیب وہموں میں
गिरा हुआ था। कराची के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। आए दिन दहशत गर्दी थी। वो बेहद फ़िक्रमंद थी। जैसा भी था वो अब उसका शोहर था। शोहर के लिए फ़िक्रमंद होना एक फितरी सी बात है। मैमूना तो बिस्तर से जा लगी थी। उस वक़्त भी वो उन्हें गर्म दूध के साथ नींद की गोली देकर आई अपने कमरे में आ गई थी। ईशा की नमाज़ पढ़े खुशू व हुज़ूर के साथ पढ़ी। रो रो कर उसकी सलामती की दुआएं मांगी। दुआ मांग कर उठी तो नसर सामने दरवाजे में इस्तात बर्दाश्त में पड़ी। वो जाने कब आया था। चूँकि वह नमाज़ पढ़ रही थी इसलिए उसके आने का पता नहीं चला। वो तो पहले बेयकीनी से उसकी तरफ देखती रही, फिर दौड़ कर उससे लिपट गई। ये बिल्कुल बेख्तियारी अमल था। कहाँ चले गए थे आप? कम अज़ कम अपनी खैरियत की इत्तला तो कर देती थी। और रोने लगी थी। बर्दाश्त की उसकी ज़हन हालत पर शोभा होने लगा। तो क्या मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया? बर्दाश्त का लहजा ये पुर यकीनी सा था, यकीनी से पर था। आमरा को अपनी हमाकत का एहसास हुआ तो झिझक कर पीछे हटी। जी नहीं, वो बेरपत हुई। यार तुम्हारी बेकरारी ने तो मुझे खुश फहमी में मुब्तला कर दिया था। वो बेड पर बैठकर जूते ताड़ने लगा। आमरा बेड के किनारे खड़ी उंगलियां मरोड़ती रही। बैठ जाओ, तुम्हें कहा नहीं जाऊँगा। वो फीकी सी हंसती है। आपका कुछ भरोसा नहीं? वो चीख कर बोली। इतनी बेतबारी अच्छी नहीं होती। लगता है आपका काफ़ी थक गए। मैं चाय बनाती हूँ। वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी तो बर्दाश्त उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें एहसास है मेरी थकन का? वो क्या कहती खामोश खड़ी रही। वैसे एक और तरीका भी है मेरी थकन उतारने का। बर्दाश्त की आंखें शरारत से चमक रही थी। आपको देखकर मेरी थकन और बढ़ जाती है। वो चीख कर बोली। मगर मेरी थकन उतर जाती है। ये कहते ही बर्दाश्त ने धीरे से उसे बाहों में समेट लिया था और आमरा की कमज़ोर सी मज़ाहमत बर्दाश्त के बाजों में ही दम तोड़ गई थी। उस रोज़ अचानक ही आमरा के मेके वाले आ गए थे। सारी यंग पार्टी आई थी। सब कज़न्स और उनकी बीवियाँ और बच्चों को देखकर वो थंग रंगों में नहा गई थी। इत्तेफाक से अस्मा भी आ गई थी। इतने सारे मेहमान घर में थे। मैमूना फुप्पो बीमार थी। खान समाब छुट्टी पर आ गया हुआ था। ऐसे में वो बेचारी घन चक्कर बनी हुई थी। इतनी सारी डिशेस तैयार करना थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन सा काम करे। मैं कुछ मदद कर दूँ। बर्दाश्त पानी पीने आया था मगर उसे इतने सारे काम तनहा करते देखकर मुखलसन ऑफ़र कर दी। थैंक्स, ये ख़वातीन के काम है भाई। मेरा ख्याल है बीवी का हाथ बटाने में कोई हर्ज नहीं है। वो भी उसके साथ काम करवाने लगा। आमरा को बड़ी सहूलत होगी। वो सब काम जानता था। पता है मैं जब अमेरिका में था तो सारे काम अपने हाथों से ही करता था। इसलिए अमूर खानादानी को ताक हो चुका हूँ। आमरा ने एक नज़र तेज़ी से सलाद के लिए प्याज काटते बर्दाश्त पड़ा ली। लंबा ऊंचा कद और मजबूत कसरती जिस्म। शर्ट का ऊपरी बटन खुला होने की वजह से कुछ गिरेबान नजर आ रहा था। शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए थे। प्याज की धुएं की वजह से आंखें सुर्ख हो रही थी। अनाबी लब घनी पूंछे तले फेंचे हुए थे। वो बड़ी मोहब्बत से उसे देख रही थी। जब बर्दाश्त की नज़र उस पर पड़ी, आज पता चला कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। वैसे आपस की बात है, ये कि नज़र लगाने का इरादा है? मुस्कुराया तो आमना ने छेम कर नज़रें हटा ली। शाम को सब ने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया। मौसम बेहद खुशगवार था। सब ने बर्गर और कोक्स ली और ख़वातीन ने कुछ शॉपिंग की। आमरा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था। अरे आमरा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है अपने लिए। अब भाभी ने उसे अलग थलग खड़े देख कर कहा। भाभी, अपने लिए कुछ लेने को दिल नहीं कर रहा। वैसे अभी तो जहेज़ और बड़ी की बेशुमार चीज़ें पैक पड़ी हैं। बर्दाश्त भाई, लगता है आपने हमारी इस प्यारी सी नंद पर पाबंदियाँ लगा रखी है। भाभी करीब ही खड़ी बर्दाश्त से मुखातिब थी। भाई नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल आपकी नंद को ही शॉपिंग करने का शौक़ नहीं है। क्यों भाई? आमरा, इतनी बड़ी तब्दीली? वरना शादी से पहले तो तुम बाज़ार जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। नहीं भाभी, बस वो मसरूफ़ियत इतनी होती है कि निकलने का वक्त ही नहीं मिलता। अभी तो शादी का 6-7 माह हुए हैं और तुम इतनी मसरूफ़ हो गई। जब वो री करते चुंगू मुंगू आ जाएंगे तो क्या करोगी? भाभी को उसकी बात पर वो शर्म से सुर्ख होगी। सबके बर्दाश्त चेहरे ला मुस्कुरा दे। आमरा ज्वेलरी सेक्शन पर जा खड़ी हुई यूँ ही मुख्तलिफ चीज़ें उठाकर देख रही थी। जब किसी ने उसके गर्दन में चेन पहनाई, सामने ही आया ना था, वो खूबी बर्दाश्त को देख सकती थी। बर्दाश्त ने खुद ही चेन और लॉकेट खरीद कर उसके गले में पहना दिया था। वो एहतजाज भी नहीं कर सकी थी। उसके बाद सब लोग पार्क की तरफ आ गए। शाम के 6 बज रहे थे। काफ़ी गहमा गहमे की थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। सब ख़वातीन अपने अपने बचाव से खुदा के हमरा वॉक पर निकल खड़ी हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? बर्दाश्त ने उसके करीब ही घास पर नीम तराश हो गया। जी नहीं, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। उसका मूड ख़राब था। यार, तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं चाहती? सब बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। भूल जाओ सब कुछ और एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारो मेरे साथ। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि जो मेरी इज्जत का लुटेरा था अब वही मेरा शौहर है। मैं चाहूँ भी तो वो सब कुछ नहीं भुला सकती। उस खौफनाक रात का तस्वुर भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं तो बहुत बदनसीब हूँ कि अपने लट जाने का मातम भी नहीं कर सकती। उफ़ो, तुम अब भी एक पाक दामन और इज़्ज़तदार लड़की हो। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो तंग आ गया था। उसे समझाते हूँ पाक दामन। उसने हुआ से सर झटका। सुनो, क्या शादी से पहले तुम कहीं कमिटेड थी? जाने उसे क्या सोची आपसे मतलब? फिर भी बताओ तो सही। जी हाँ, वो जल कर बोली। कौन था वो खुशनसीब? क्या आप क्या करें ये जानकर रवायती शौहरों की तरह उसे गैरत के नाम पर कत्ल करने का इरादा है? बेहद तल्ख़ लहजा था। तुम बताओ तो मैं सुनने की हिम्मत रखता हूँ। उमर, व्हाट?
کیا ہوا؟ شاید مجھ سے واقعی بڑی ذاتی ہوئی ہے۔ عمیر کا ستا ہوا چہرہ برداشت کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ عامرہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نہیں مانتی، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے ڈاکٹر، یہ رپورٹ تو جھوٹی نہیں ہے، یہ تو بڑی خوشی خبر ہے، میرے لیے موت کی خبر ہے۔ میں دنیا کو چیخ کر بتاؤں گی کہ بچہ ناجائز ہے۔ چٹاخ برداشت کا ہاتھ اس کے کال پر انگارے دھاک گیا۔ کیوں؟ کیا بہت برا لگا اپنے بچے کے لیے ناجائز کا لفظ؟ بکواس بند کرو، ہم قانونی اور شرعی طور پر میاں بیوی، ہمارا بچہ کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ اس وقت قانونی اور شرعی کہاں تھا جب آپ کے اندر شیطان سما گیا تھا؟ اوہ مائی گاڈ، اب میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک پل نہیں رکوں گی یہاں، میں آج ہی گاؤں جا رہی ہوں۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ میں تمہیں گاؤں کی جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نے آپ سے اجازت مانگی بھی نہیں ہے، وہ تنگ کر بولی۔ صرف ایک شرط پر گاؤں جا سکتی ہوں، مجھے آپ کی کوئی شرط منظور نہیں ہے۔ ہر دھرمی کی انتہا تھی، یاد رکھو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ گاؤں چلی آئی، کسی کو اس سے نہیں بتایا کہ وہ برداشت سے لڑ کر آئی ہے، ہر دم اس سے پر کھوئی سی رہنے لگی۔ میمونہ پھپھو گاہے بگاہے چکر لگاتی رہتی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک گول مٹول سی پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ڈیلیوری لاہور کی ایک بڑے ہسپتال میں ہوئی تھی۔ برداشت نے سنا تو وہ دوڑا چلایا، اس سے رہا نہ گیا۔ کیسی ہو؟ عامرہ کے پہلو سے وہ گول مٹول گلابی بچی کو بازوں میں اٹھاتے ہوئے اسے مخاطب تھا، یوں لگا جیسے اپنی زندگی کو بازوں میں سمیٹ رکھا ہو، وہ اپنے وجود کا ہی تو حصہ تھی۔ انسیت کیوں نہ محسوس ہوتی؟ آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا رب و لہجہ بےحد شیریں تھا، بہت دلکش، بہت حسین۔ تم نے مجھے آج وہ تحفہ دیا ہے جو شاید کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ برداشت، جی جانے برداشت، وہ جی جان سے متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے نا؟ نہیں، ایسا مت کہو، ظالم تو میں ہوں، ظلم تو میں نے تم پر کیا ہے۔ برداشت، میں نے آپ کو معاف کر دیا اپنی بیٹی کی خاطر۔ عورت ماں بننے کے بعد عورت نہیں رہتی، ماں بن جاتی ہے، اور ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کا نام عزت رکھیں گے۔ عامرہ کے چہرے پر ممتا کا نور برس رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ عامرہ، تم نے مجھے آج نئی زندگی بخشی ہے، تم آلودگیوں سے پاک زندگی۔ عامرہ زندہ آباد، عزت پائندہ باد۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے ناول کیٹ، جس کا نام تھا عامرہ بائی حنا مالک۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب نہ چینل، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔